Hi guys and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So I'm really sorry कि मैं काफ़ी दिन से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। हाँ, मैंने शॉर्ट्स पोस्ट किए थे बट वीडियो नहीं बना पा रही थी। बहुत सारे काम के बीच में मैं फंस गई थी, थोड़ी अकेले हूँ, इस वजह से घर में बहुत सारे काम आ जा रहे थे। स्पेशली क्या होता है कि बच्चा भी है साथ में, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ को बैलेंस करते करते मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो शूट कर पाऊँ। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ऑल्सो बहुत सारे ना कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ, मेरे सारे जितने भी कमेंट्स लोग करते हैं मैं सबको पढ़ती हूँ, पर्सनली खुद पढ़ती हूँ और सबके कमेंट्स मैं पर्सनली खुद करती हूँ। तो मैंने उसमें एक वर्ड बहुत नोटिस किया है, लोगों ने एक वर्ड का जिक्र बहुत बार किया है, काफ़ी लोग इस बात को जानना भी चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कमेंट्स में तो मैं बता देती हूँ बट मैं एक वीडियो में भी ज़रूर इस चीज़ को कवर अप कर लूँगी, सो दैट कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए एक बार। सो इस चीज़ को मैं लास्ट में बताऊंगी, तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये टॉपिक मैं लास्ट में कवर करूंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। सो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के डूज एंड डोंट्स के ऊपर। ऑलरेडी मैंने एक फ़र्स्ट वीडियो बनाई हुई है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के डूज एंड डोंट्स पे, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं वहाँ से। और इस वाले वीडियो में सेकेंड ट्राइमेस्टर के डूज एंड डोंट्स, क्या चेंजेस आते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पूरे तरीके से बताऊँगी इन ब्रीफ। सो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं कि इस पीरियड में सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से मंथ आते हैं। आपके 4, 5 एंड 6, ये 3 मंथ्स आपके कवर होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और सबसे अच्छी बात सेकेंड ट्राइमेस्टर की क्या होती है कि इसको हनीमून पीरियड कहा जाता है। सबसे गोल्डन पीरियड आपके टाइम के होते हैं, पूरे प्रेगनेंसी के सबसे गोल्डन टाइम यही पीरियड होते हैं। 3 महीने आपके 4, 5 एंड 6 सेकेंड ट्राइमेस्टर का सबसे बेस्ट पार्ट होता है इसमें। आपको सारी वो फीलिंग, वो माँ बनने का एहसास, वो एक चेंजेस बॉडी के अंदर, सारी चीज़ें आपको इस महीने में महसूस होगी। सो ये बहुत ही एक इमोशनल भी है कहीं ना कहीं एक लेडी के लिए, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सा एक चेंज है जो आप महसूस कर रहे हो इस चीज़ को। तो बहुत अच्छा सा एक टाइम होता है ये आपके प्रेगनेंसी पीरियड का, तो इसको पूरी तरीके से इन्जॉय करें। मेक श्योर इस टाइम को फुल्ली इन्जॉय करें, क्योंकि क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप खा नहीं पाते हो प्रॉपर्ली, अपने आप को ध्यान नहीं रख पाते हो, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वेट कम हो जाता है, एकदम से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, मतलब इतना कुछ आप 3 महीने झेल चुके होते हो ना कि आप बहुत ज़्यादा घबरा से जाते हो। बट अब ये जो टाइम आता है ना सेकेंड ट्राइमेस्टर में, बहुत ईज़ हो जाता है आपको हर चीज़ करने का। मतलब आप बिल्कुल फील कर पाते हो कि आप फिट हो रहे हो, कहीं ना कहीं वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आपके फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं। अब जैसे जैसे आप खाओगे वो बॉडी में लगेगा, बच्चे को लगेगा, खा पाओगे आप चैन से, चीज़ों को लेके स्मेल थोड़ा जो आपका प्रॉब्लम होती है वो कम होने लगती है। काफ़ी चीज़ें जो नहीं खा पा रहे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यहाँ से इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है। तो आपका जो ग्राफ ऐसे जा रहा होता है ना, वो सडनली ऐसे मूव करने लग जाता है। सो अब बात करते हैं कि बेबी का वेट, कहीं ना कहीं बेबी का जो वेट होता है वो 5 इंचेस तक होता है। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते आते बेबी का जो वेट होता है 50 ग्राम से कहीं ना कहीं 12 to 14 इंचेस बढ़ जाता है। मतलब वो एक राउंड ऑफ फिगर में 1 kg की तरफ जाने लगता है। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक में बच्चा आपका फुल्ली 1 kg का हो जाता है। सो सबसे जो बेस्ट चीज़ पता है क्या होती है, आप उसका हार्ट बीट खुद महसूस कर पाते हो। अब अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो डॉक्टर्स के पास सुना होगा कि बच्चे की हार्ट बीट सुन रहे हो, हार्ट बीट धक धक एक वो आवाज़ सुनाई देती है, डॉक्टर्स ने आपको सुनाई होगी ऑब्वियसली। बट ये जो महसूस है ना, ये आप खुद समझ पाओगे कि कहीं ना कहीं 2 हार्ट अंदर बीट कर रहे हैं, वो आपको एहसास होगा। बच्चा डरता भी है, आपको पता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, आपको ये पता चलेगा कि बच्चे की हार्ट बीट तेज़ हुई है, वो डर रहा है शायद किसी वॉइस से। जैसे मेरे साथ होता था कि मेरी जब मम्मी बोलते थे ना तो थोड़ा सा लाउड बोलते हैं, अगर जैसे ही वो बोलते थे ना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार्ट बीट तेज़ होती, तो मुझे लगता था ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा 1-2 बार मैं समझ नहीं पाई इस चीज़ को कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे लगा शायद मुझे डर लग रहा है। बट देन आई रियलाइज़ वो ये तो बच्चे की चीज़ें हैं, बच्चे के हार्ट को ये समझ आ रहा है कि उसे तेज़ चीज़ें शायद नहीं पसंद है, वो डर रहा है अंदर से, तो मतलब उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं ये महसूस कर पा रही हूँ, और मतलब काफ़ी एक कहते हैं ना हार्ट टचिंग मोमेंट होता है, तो वो ऐसी वाली फीलिंग होती है। वो हर लेडीज़ को पता होगी आई गेस, सब जानते हैं, जितनी भी औरतें अभी तक माँ बनी होंगी उन सबको ये बात पता होगी।
जो अभी बनने वाले हैं, जिनका ये चीज़ें स्टार्ट होगी, जो प्लान कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन है, वो जान लें कि ऐसा ऐसा होता है। सो इन पलों को याद रखें, मन में कैप्चर रखें। इस चीज़ की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कहीं रख नहीं सकते, कोई फ़ोटो नहीं है इसका। ये सिर्फ एक एहसास है, एक महसूस है, जिसको आप हमेशा दिल में याद रख सकते हैं, अपने जहन में रख सकते हैं, इतना ही है सिर्फ। आपको पता होगा कि जब भी आप डॉक्टर को दिखाते हैं, स्कैन वगैरह होता है, तो ऐसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कैन्स होते हैं जो कराना ज़रूरी है। एक होता है एनॉमली स्कैन, वो आपको डॉक्टर ज़रूर कहेंगे कराने के लिए, और प्लीज़ कराइएगा ज़रूर। उसमें बच्चे की बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जानना बहुत ज़रूरी है। उसके सारी चीज़, जितने भी एक बेसिक टेस्ट होना चाहिए बच्चे का, उस सारे चीज़ों का टेस्ट इसमें कवर होता है। तो ये स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आपको डॉक्टर ये कह रहा है करने के लिए, आप कराएं। और जब आप स्कैन में देखोगे ना, तो अब बेबी का कहीं ना कहीं पूरी चीज़ें डेवलप हो चुकी है। उसके हाथ डेवलप हो गए हैं, पाम आ चुका है, फिंगर्स आ चुकी, इवन फिंगर पे आपके नेल्स भी आ चुके हैं बच्चे की जो पूरी बॉडी है वो डेवलप हो चुकी होती है। उसके पैर दिखते हैं, छोटी छोटी फीट्स दिखती हैं बच्चे की। मतलब कहीं ना कहीं इंटायर जो बॉडी है, बच्चा सुन सकता है, स्मेल, मतलब सारे ऑर्गन्स उसके स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं ऑर्गन्स जितने भी हैं। मुँह आप उसको देख पाओगे, इवन आप उसका फेस देख पाओगे स्कैन में। तो ये सारी चीज़ें, बच्चा एक तरीके से पूरा डेवलप हो गया है, उसका जो पूरा एक ढांचा था वो बन चुका है, उसमें आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी स्कैन में। अब ये तो बात हो गई बच्चे की, कि बच्चे का क्या क्या चेंज होता है, बच्चे का वेट कितना हो जाता है। अब बात करते हैं कि मदर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, माँ बने हैं तो बहुत सारे चेंजेस भी लेने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं फिजिकली भी और कहीं ना कहीं मेंटली भी। तो व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस जो अभी बॉडी में आपको सामने से दिखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं मेरे साथ। सबसे पहला होता है आपका बेबी बम्प। ये आना शुरू हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है ना, ये देख के अपने आप को शीशे में एक महसूस आता है, यार मैं माँ बन रही हूँ, पेट बाहर आ रहा है। तो हाँ, ये एक चीज़ होती है सबसे पहले। सो मेक श्योर कि जो भी कपड़े पहन रहे हैं लूज़ क्लोथ्स पहने। मेक श्योर अगर आप पहन सकते हैं गाउन वगैरह पहन लें, फ्रॉक पहन लें, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। जितना कंफर्टेबल कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि जितना स्ट्रेच करेगा ना बच्चा, बढ़ेगा, आपका पेट उतना स्ट्रेच करेगा, उसको इतनी जगह चाहिए स्ट्रेच करने के लिए। सो लूज़ क्लोथ्स पहने। और यही टाइम होता है जब बच्चे का बड़े होने के टाइम आता है, और जब आपका पेट बढ़ता है ना, तो यहीं पे एक स्ट्रेच मार्क्स आने शुरू होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि यार स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे प्रेगनेंसी में, कैसी दिखूंगी, कभी क्रॉप टॉप नहीं पहन पाऊंगी या शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन पाऊंगी। आई अंडरस्टैंड, होता है, बट इसको भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेच मार्क बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये तो कहीं नहीं लिखा है। स्ट्रेच मार्क आएंगे, हल्के आएंगे, अगर आप कुछ प्रिकॉशंस को लेते हैं तो। सबसे बेस्ट चीज़ है स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड या कम करने की, मतलब मिनिमम आप कह लो थोड़े से स्ट्रेच मार्क्स 2 से 3 लाइन, वो भी छोटी छोटी दिखें, जो मतलब सामने से बिल्कुल देखने में इतनी पता ना चले, हल्की बिल्कुल। वैसे अगर स्ट्रेच मार्क्स आपको करनी है तो आप मेक श्योर रखें कि आप ऑयल लगाएं, और ये डे 1 से शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का वेट करें, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही शुरू कर दें ऑयल लगाना, और ऑल टाइम दिन में कम से कम 3 से 4 बार ऑयल लगाएं। सिंपली कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैं पर्सनली कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी। स्टार्टिंग डेज में मुझे थोड़ा सा स्मेल का वो था कि मुझे अच्छी अच्छी स्मेल पसंद थी। मुझे परफ्यूम्स की स्मेल नहीं पसंद थी, बट वनीला की स्मेल बहुत पसंद थी मुझे। तो मैं एक प्लम का ऑयल आता था वनीला ऑयल करके, वो मैं लगाती थी, वो मुझे बहुत पसंद था। काफ़ी टाइम तक मैंने उसको कंटिन्यू किया। आफ्टर दैट मैं कोकोनट ऑयल पे स्विच कर गई। तो कोई भी जो आपको पसंद आ रहा है ऑयल, वो ऑयल लगाएं आप। यस, कपड़े ख़राब होते हैं ऑयल लगाने से। मेरे भी बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे ख़राब हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, उसको 9 मंथ तक पहन लीजिए। जब ऑयल लगाना छोड़ देते हैं, उन ड्रेसेस को आप चेंज कर दीजिए। वो ड्रेसेस पहन के बाहर मत जाइए, आप घर में ही रहिए। ऑयल लगाने के टाइम वो कपड़े चिपकते हैं तो ऑयल लग जाता है। मैंने भी काफ़ी सोचा था अवॉइड करेंगे, नहीं होगा, बट होता है, ये हो जाता है। ऑयल लगते हैं कपड़े पे, पूरा चिपक जाता है ऑयल, क्योंकि आपको अच्छे से ऑयल अप्लाई करना है ना उसमें। ऐसा नहीं कि 2 बूंद लगा लिया, नहीं, 2 बूंद ज़िंदगी के मत कीजिएगा, नहीं तो एक्चुअली स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। प्रॉपरली ऑयल लेना है, अच्छे से एक 2 टेबल स्पून लेके अच्छे से उसको हाथ में रब करना है, और प्रॉपर पूरे पेट पे मसाज करना है। मसाज भी बहुत अच्छा होता है, वैसे अंदर बच्चे बहुत फील करते हैं, तो बहुत लाइट हाथ से आपको मसाज करना है, बिल्कुल हल्के हल्के, स्लोली स्लोली, जैसे बच्चे को एक सहलाते हैं ना, वैसा वाला आपको वो टच रखना है। बिल्कुल लाइट हाथ से आप हल्का हल्का मसाज करें।
प्रॉपर कवर करें, नीचे से पूरा बेली को लेते हुए ऊपर तक अच्छे से मसाज करें। साइड्स पे भी आपको अच्छे से मसाज करना है, कोई भी एरिया छोड़िएगा मत, क्योंकि सारा स्ट्रेच होता है ना, तो कहीं पे भी स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस, स्पेशली आगे के टाइम, आगे पे तो बहुत ज़्यादा आते हैं, साइड्स में भी आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरा एरिया अच्छे से ऑयल रखना है आपको। मेन क्या होता है ना, मॉइस्चराइज करना है, उस एरिया को ड्राई नहीं रहने देना है। कहते हैं ना कि विंटर्स में स्किन ड्राई होती है तो कैसी रफ रफ सी हो जाती है, वो रफनेस नहीं लाना है स्किन में। रफनेस आई, स्किन बढ़ रहा है, फट जाएगा। अगर स्किन में मॉइस्चराइज़र है तो वो अगर बढ़ेगा भी ना, तो वो एक ऑयल को लेते हुए बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से स्किन में एक टेयर नहीं आएगा, आपके बच जाओगे बहुत ज़्यादा। मैं खुद बता रही हूँ, मैंने अप्लाई किया था पूरे 9 महीने, आज भी मैं देखती हूँ बहुत छोटे छोटे मेरे स्ट्रेच मार्क्स हैं, वो भी बहुत कम, इतनी सी जगह में है सिर्फ। मतलब अगर हार्डली मैं ऐसे देखूँ सामने से मिरर में तो पता ही नहीं चलता है, वो जीन्स वगैरह पहन लो तो एकदम नहीं दिखते। तो मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि काफ़ी कम आएंगे स्ट्रेच मार्क्स, आते हैं ऐसा नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। सो जिस हिसाब से जैसे ही बॉडी में आपके चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से आपका ब्रेस्ट साइज़ भी बड़ा होने लगता है। एक गलती मैंने की थी, वो मत करना। सो ब्रेस्ट साइज़ थोड़ा सा जब बड़ा होने लगेगा ना, आपका ब्रेस्ट एरिया जब बढ़ने लगेगा, तो आप कंफर्टेबल ब्रा पहनिए, तो आपको सही लगेगा। एंड कोशिश कीजिएगा जितनी चीज़ें कम लें, बहुत ज़्यादा सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत वेस्ट हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने ले लिया था और वेस्ट हुआ है। सो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑल्सो निप्पल का साइज़ भी काफ़ी डार्क हो जाता है, जो एरिया है साइड निप्पल के वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट अ चेंज है जो हर वुमेन के साथ होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, तो इससे घबराना नहीं है आपको। ये चेंजेस हैं जो बॉडी और ऑटोमेटिकली करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बॉडी को भी पता लग रहा है ना बच्चा होने वाला है, तो वो मिल्क की सप्लाई को स्टार्ट करना है उसे, तो इसलिए वो फ्रीक्वेंट चेंजेस जो होते हैं वो इस तरीके से ही होते हैं। तो आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है कि जो भी कपड़े पहन रहे हैं, जो ब्रा पहन रहे हैं, वो लूज़ रहे, तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। ऑल्सो बहुत सारे लोगों को लेग क्रैम्स होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपका जो पूरा वेट है ना, बच्चे का वेट, आपका वेट, अब बच्चा कहीं ना कहीं 1 kg के आसपास आ रहा है, तो वेट तो है एक किलो का सामान आप ऑल टाइम, मतलब एक kg का बच्चा आप ऑल टाइम अगर लेके चल रहे हो, डिपेंड करता है वेट कितना है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट 1 kg तक रहता है, एंड होते होते 1 kg वो पूरा हो जाता है। सो इतना वेट है तो कहीं ना कहीं पैरों पे भी तो आपके प्रेशर पड़ता है, आप चल रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मुझे काम करना चाहिए कि नहीं प्रेगनेंसी में, काफ़ी वीडियोस में लोगों ने पूछा है। सो मेक श्योर कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसको एक इजी वे में एक हेल्दी चीज़ लेके चलें। आपको फिट रहना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो है ना, आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट रहोगे ना, आपका बच्चा बहुत हेल्दी और बहुत फिट होगा, उसको भगवान ना करे कभी कोई चीज़ हो, उसे कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बीमार नहीं रहेगा ज़्यादा। इवन आपका बेबी पेट में भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि जितने भी इमोशंस होते हैं ना, जो आप फील करते हो, आप हंस रहे हो, बच्चा हंसेगा। जितने भी इमोशंस आप खुद फील करते हो ना अपने अंदर, वो सारे इमोशंस बच्चा अंदर फील कर रहा है। आप रोओगे, बच्चा अंदर रोएगा, आप हंसोगे, बच्चा अंदर हंसेगा, आपको कोई भी चीज़ की टेंशन है, बच्चा अंदर टेंशन में रहेगा। सारे इमोशंस जो एक माँ फील करती है, वही सेम इमोशंस बच्चा फील करता है। सो ऑल टाइम आपको हंसना है, अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छे गाने सुनने हैं, मूड को अपने बिल्कुल फ्रेश रखना है, और ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल झुक के कोई काम ना करें, दबाएं नहीं बच्चे को, पेट कोई ऐसी टाइट चीज़ ना पहने जिससे बच्चे को, मतलब एक एरिया होता है ना उसका अंदर, उसको वो दबे ना वहाँ उस जगह पे। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। काम आप घर के सारे काम कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑफिस भी, जाना ना जाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं, आप कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, जैसे मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे वॉमिटिंग 5th मंथ तक हुई है, तो मैं ट्रैवल नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट होती थी, मतलब ऑल टाइम एक बेचैनी सी फीलिंग रहती थी। सो आप अगर वर्क फ्रॉम होम ले रहे हैं, वेल एंड गुड है, वर्क फ्रॉम होम लीजिए, काम करिए, ऑफिस का कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑल्सो बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप बेड पे बैठ के काम कर लीजिए, चेयर टेबल पे मत बैठ के काम कीजिए। सेकेंड थिंग, किचन के सारे काम आप कर सकते हो, कोई भी काम आप ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, एक्सेप्ट हैवी चीज़ मत उठाना। कोई भी भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ये एक काम है जो नहीं करना है, इसको ना है मतलब फुल क्रॉस फिंगर्स नहीं करना है, एकदम नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, ये काम आपको नहीं करना है। कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठाना है, बिल्कुल भी जलगर्ती से एकदम से झुकना नहीं है, स्क्वाट पोजीशन में बैठना है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
स्टेयर्स बहुत धीरे धीरे चढ़ना और उतरना है, भागा दौड़ी कहीं भी नहीं करना है, वॉक करते टाइम ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी नहीं चलना है। कंफर्टेबल शूज़ पहनिए या स्लीपर पहनिए जो आपको कंफर्ट होता हो, जिसमें आप मतलब फ्री फील करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको बोला है कि आप कंफर्टेबल पहन लो, ऑल टाइम शूज़ पहने बैठे हैं, अब आपको उससे तकलीफ हो रही है। जैसे मैं सॉक्स नहीं पहनती, मैं ऑल टाइम शूज़ नहीं पहन सकती। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना, आपको ये फील रखना है कि क्या आपको ईजी रखेगा, क्या आपको कंफर्टेबल रखेगा। चप्पल आपको पसंद आ रही है, कोई भी एक ऐसी स्लीपर ले लीजिए जो फिसले ना फर्श पे, उसे पहनिए और आराम से उससे वॉक कीजिए। बाहर जाते हैं, बाहर की कोई ऐसी डेडिकेटेड सैंडल रखिए जो बिल्कुल सिंपल सो और आपको जो कंफर्ट ज़्यादा प्रोवाइड करे। जैसे आप चल रहे हो वैसे नॉर्मल रखो अपनी चीज़ों को, बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल रहना है। किसी भी जगह पे इस पॉइंट पे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको अनईजी सा फील आ रहा है। ऑल्सो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अपने खाने का। फूड का बहुत इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि इस टाइम पे आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं ड्रॉप करने लगता है, बिकॉज बेबी बड़ा होता है, वो हीमोग्लोबिन उसके अंदर ब्लड सप्लाई शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको ब्लड चाहिए होता है। सो कहीं ना कहीं बच्चे को जितना रिक्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी से जाएगा। सारी जितनी भी बच्चे को जितनी भी चीज़ें बच्चे को चाहिए एक बड़े होने के लिए, वो सारी चीज़ें बॉडी आपकी ही बॉडी से ले रही है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आयरन आप बहुत ज़्यादा खाएंगे। सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर ने लिखे हैं, आयरन का, कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड, ये 3 आपको लेना ही लेना है। एक्सेप्ट इसके जगह पे भी आपको और खाने में भी क्या क्या ऐड करना है। आयरन रिच फूड खाना है आपको। कैल्शियम आप बहुत ज़्यादा, जितना भी मिल्क है, चीज़ें हैं, आप ले सकते हैं, खाइए। और आपको एक बेस्ट ऑप्शन में बताओ, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, फाइबर रिच फूड खाइए। जितना फाइबर आप खा सकते हैं उतना फाइबर खाइए। ये 3 चीज़ों के ऊपर ज़रूर फोकस करिएगा, आयरन, कैल्शियम एंड आपका फाइबर। ये 3 चीज़ आपके फूड में इंक्लूड होनी चाहिए, मस्ट है, क्योंकि उससे आप हेल्दी रहेंगे और बच्चा हेल्दी रहेगा। हीमोग्लोबिन अगर ड्रॉप हो भी रहा है, एक पॉइंट तक अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो फिर भी ठीक है, 9 से नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, रेड फ्लैग है ये। 9 पे भी आ गया ना, तब भी मतलब आप समझ लीजिए कि अब रेड फ्लैग हो चुका है। इस पे आपको बहुत तेज़ी से वर्क करना है, डॉक्टर को तुरंत दिखाना है या डॉक्टर से बात करके इसको तुरंत हाई करना है। इट्स एन अलार्मिंग टाइम, क्योंकि 9 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। सो कोशिश ये रखना है, ठीक है, 10-11 तक कोशिश, देखो पूरा तो किसी का 13 नहीं रहता है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट हो नहीं पाता। क्योंकि मेरा भी ऐसा था, जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में गई तो काफ़ी सही हीमोग्लोबिन था मेरा। आते आते सेकेंड सेमेस्टर के मिड में ड्रॉप हो गया था थोड़ा सा, आई थिंक अराउंड मेरा 11 चला गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा इस पर फोकस करना है, हमें देखना पड़ेगा कि इससे और कम ना जाए ये, क्योंकि 10 आए तो फिर मतलब कम नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा 1 पॉइंट ऊपर ही रहना चाहिए। तो फिर मैंने आयरन रिच फूड और ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, पालक वगैरह आपने फूड में इंक्लूड किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे खाना शुरू कर दी, आयरन की जितनी भी चीज़ें हैं। और सप्लीमेंट्स को मैंने 2 टाइम, डॉक्टर ने मैं बोल रहा था तो मैंने उसको 2 टाइम लेना शुरू कर दिया। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, खाने का प्रॉपर ध्यान रखना है आपको, जो भी चीज़ें हैं प्रॉपरली खानी है, टाइम से खानी है। ये बेस्ट टाइम होता है, पता है, आप जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चीज़ें नहीं खा पा रहे हो ना, जो आपको वॉमिटिंग हो जा रही है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कहीं आपका यहाँ पे वेट भी बढ़ने लगता है, जो ग्राफ आपका कहीं ऐसे नीचे जा रहा है ना कि वेट नहीं बढ़ रहा, खा नहीं पा रहे, सब कुछ बिल्कुल नीचे डाउन, एकदम डाउन फ्लो होता जा रहा है, ये अब यहाँ से पीक पे जाने लगता है आपके। तो बेस्ट टाइम है, सारी चीज़ों को खाइए, अच्छे से खाइए, ध्यान रखिए अपना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना अपना। सी आई नो आपके अगर आसपास कोई है तो वो आपका ज़रूर ध्यान रखेंगे, बट अगर कोई नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अकेले घर पे रहती थी, मेरे हस्बैंड नहीं रहते थे, वो ऑफिस जाते थे, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, मम्मी भी कभी आते थे कभी नहीं आ पाते थे। तो काफ़ी ऐसे टाइम रहे जब मैं खुद अकेले थी घर पे, पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे हफ्ते ऐसा होता था कि हस्बैंड शाम को आ रहे फिर सुबह चले गए, मतलब एक टाइम फ्रेम 9 से 10 घंटे का मैं अकेले ही रहती थी। तो उसमें मैं अपने आप को हमेशा एक्टिव रखती थी, खाती रहती थी, जो भी चीज़ें हैं मेरे हस्बैंड रेडी करके रखते थे, मैं खुद खा लेती थी, वो फ़ोन पे बोलते रहते थे खा लो। तो ये सब आपको खुद से मेंटेन करना है। सी आप प्रेग्नेंट हो इसका ये मतलब नहीं कि कोई आपके हेल्प कर रहा है या आपका ध्यान रख रहा है, कोई नहीं भी है, देन यू आर सफिशिएंट इनफ कि आप खुद का ध्यान रख सकें। तो आप अपना ध्यान खुद रखें, कोशिश करें टाइम टाइम से अपना खाना खाएं, अपनी सप्लीमेंट्स को टाइम पे लें, वेरी इंपॉर्टेंट।
सारी चीज़ों की चेकअप, डॉक्टर से विज़िट करना, ये सारी चीज़ों को आपको रेगुलर मेंटेन रखना है। किसी भी चीज़ की लापरवाही नहीं रखनी है, क्योंकि इसके बाद आपको एक बच्चा संभालना है, आप एक कंप्लीट माँ बन जाओगे, तो वहाँ पे कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती है ना। सो ये एक एनवायरनमेंट है, ये पता है, ये जो एक प्रोसेस है ना 9 महीने का, ये आपको ये चीज़ सिखा देता है कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, तभी आप एक बच्चे का ध्यान आगे रख पाओगे। बहुत सारे लोगों के एक्चुअली अब ऑल्सो एक चीज़ और होती है कि बहुत सारे लोगों के पैरों में भी दर्द होती है, होगा, वेट बढ़ता है, बच्चे का जो वेट है वो पूरा आपके पैर पे आता है, सो बॉडी में भी टायर्डनेस रहती है। अगर ऐसा फील आ रहा है तो आप थोड़ी देर सो जाइए, रेस्ट कर लीजिए आराम से। जैसे ही रेस्ट करके आप फुल एनर्जी के साथ उठ रहे हो, फिर आप वापस से एक एक्टिव एनर्जी लेके आप अपने सारे काम को करो एंड अपना वॉक कंटिन्यू रखो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉक ज़रूर करूँ। मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत कम एक्सरसाइज करती थी, 3 एक्सरसाइजेज जो इम्पॉर्टेंट थे मैं करती थी ज़रूर से ज़रूर। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कीगल एक्सरसाइज मैं ये ज़रूर करती थी, इसको मिस नहीं करना है आपको, किसी को भी नहीं, और आपका एक वॉक। सो ये 3 एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग, कीगल एंड वॉक, ये आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेक श्योर ये चीज़ आप कर रहे हैं। वॉक कभी भी कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग वॉक ही करना है, मॉर्निंग में नहीं किया तो पूरे दिन अब नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे का वेट करेंगे, नहीं। जब कंफर्टेबल हो तब वॉक करो। मेरे साथ मॉर्निंग मेरा कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहा है, मैं पूरे 9 महीने मॉर्निंग के टाइम पे कभी कंफर्टेबल नहीं रही हूँ। सो मैं क्या करती थी, मॉर्निंग उठती थी, अपना ड्राई फ्रूट्स खाया मैंने, फिर चिया सीड्स पानी पिया या लेमन वाटर, जो भी उस टाइम पे मेरा मन है मैंने वैसा किया, और उसके बाद मैं नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर सो जाती थी। मुझे रेस्ट करना, मतलब मुझे मॉर्निंग वाले टाइम में ना एक बेड टाइम चाहिए होता था, मुझे ऐसा लगता है मेरी नींद अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं थोड़ा सा सो जाती थी, वापस उठती थी, लंच किया, फिर मैं थोड़ी देर बैठती थी, अपना कुछ बुक हो गए, बुक पढ़ लिया या कोई सीरीज़ देख ली, मतलब जो भी मुझे ऐसा एक्टिविटी कुछ भी ऐसा लगता था। अगर मैं ऑफिस का काम कर रही तो मैं ऑफिस का काम ही करती थी, फिर तो मेरा अलग ही एक रूटीन हो जाता था मॉर्निंग से लेके। बट जैसे ही मैं इन सारे काम को कर लेती थी ना, मैं शाम को बहुत एक्टिव रहती थी। शाम के 4-5 बजे के बाद ना मैं ऐसी फील करती थी कि मतलब मैं अभी कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इतनी एक्टिव रहती थी उस टाइम पे। तो मैं क्या करती थी, शाम के 5 से 6 तक पूरा एक वॉक करती थी अपनी बालकनी में, कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं, सिंपली या तो रूम में या तो बालकनी में या छत पे, ऐसी जगहों पे जहाँ पे मुझे कोई गिरने का डर नहीं हो या फिर ट्रैफिक नहीं है, गंदगी नहीं है, ऐसी जगहों पर मैं नहीं जाती थी। पार्क में भी जाना, पार्क में अब कोई है साथ आप जा सकते हो, वेल एंड गुड है। मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि कोई रहता नहीं था, घर में रहना पड़ता था मुझे। सो मैं क्या करती थी, बालकनी में वॉक करती थी, मेरी बालकनी में स्पेस अच्छा है, मैं वहाँ पे हाफ एन आवर 1 आवर तक धीरे धीरे अपना वॉक करती रहती थी, चीज़ें देखती थी, उसी टाइम पे चाय भी बना के मैं पी लेती थी। तो इस तरीके से आप अपना टाइम को एंजॉय करना है आपको, ऐसा नहीं है कि अब बहुत सैड रहना है ऑल टाइम, नहीं। एक्सरसाइज भी करना है तो उसमें एंजॉय करके करो ना, वॉक ही तो करना है, कोई भागना थोड़ी है, मैराथन थोड़ी जीतनी है, धीमे धीमे चलना है पैर से, बस और कुछ नहीं। नॉर्मल स्लोली वॉक करना है आपको, घूमते घूमते कोई भी काम कर लो, उसी टाइम पे भी आपको कोई काम करना है, कपड़े डालने हैं वो भी डाल लो, सारे काम उसमें निपट जाएंगे आपके। सो वॉक करना बहुत ज़रूरी है। और सर डॉक्टर की विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर मिस मत कीजिएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो लोग ने अगर वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। और डॉक्टर की जो भी आपकी जितने भी टाइम अपॉइंटमेंट्स हैं, मेक श्योर आप उन अपॉइंटमेंट्स पे जा रहे हैं मिलने, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कभी ड्रॉप हो रही होती हैं, कभी ठीक नहीं रह रही होती, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में सारी चीज़ें ठीक रहना सही है, तभी आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोच सकते हो। कहीं पे भी थोड़े से भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना है, देन कोई चांस ही नहीं है। सो आपको इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए तो आपको हमेशा एक एक्टिव, एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर रखनी होगी। रेस्ट ऑल भगवान पे छोड़ दीजिए, ये कहीं नहीं लिखा है कि सब कुछ, मतलब कहते हैं ना कि आपने जो चाहा वही होता है, जो ऊपर वाले ने सोचा है होता वही है एग्जैक्टली। सो बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको ये सोचना है कि आप कर लोगे, बस ये चीज़ रखना मन में, और चीज़ें एकदम सही से हो जाएंगी आपकी। इस टाइम पे क्या होता है, डॉक्टर्स आपके लिए इंजेक्शंस भी लिखते हैं, वो 2 इंजेक्शन आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही लेना होता है। हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपको ज़ुकाम ना हो, फीवर ना हो। अगर कोई ऐसी सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। एक ऐसी मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं विच इज़ पैरासीटामोल, वेरी लाइट है, ज़्यादा नहीं लेना है, ओनली 1 टाइम। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा फीवर है या चीज़ें हैं तो आप चाय पी लीजिए, काढ़ा बहुत लाइट माइल्ड बनाइएगा, बिल्कुल हल्का सा,
आप स्पेशली चाय पी लीजिए, मैं तो कहती हूँ और कुछ मत खाइए, सिर्फ चाय पी लीजिए आप। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस या फीवर है तो एक पैरासीटामॉल आप ले सकते हैं। मेक श्योर कोई और मेडिसिन मत लीजिएगा विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उससे। आप अपने से कोई भी सिरप या मेडिसिन मत खाइएगा, बेबीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कोई भी एक्स्ट्रा दवा, कोई कहता है कि अरे ये खा लो ठीक हो जाएगा, अरे ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा, सी चीज़ों को सोच समझ के करना है। आपकी लाइफ है, आपके बच्चे की लाइफ है। आई एम नॉट सेइंग कि जो कह रहा है वो गलत है, बट बहुत ध्यान से चीज़ों को रखना है। कैसे मैंने भी डॉक्टर से बात की थी, मुझे फ़ीवर आया था बीच में बेबी के टाइम पे, तो उन्होंने बोला था आप एक पैरासीटामॉल ले लो, इनकेस कल तक अगर फीवर नहीं उतरता है या आपको तकलीफ ज़्यादा होती है देन आप मुझसे मिलने आ जाना। तो मैंने एक पैरासीटामॉल खाया और रात तक फीवर मेरा काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, दूसरे दिन बिल्कुल नॉर्मल था, तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट अगर आपको कुछ भी थ्रोट इन्फेक्शन या टॉन्सिल का या कोई भी ऐसी इन्फेक्शन आपको लग रही है कि बढ़ रही है चीज़ें, आप डॉक्टर को प्लीज़ दिखा लें। इस टाइम पे लापरवाही नहीं करनी है आपको किसी भी चीज़ की। सो जो इंजेक्शन्स आपके लगते हैं वो 2 लगते हैं। 2 इंजेक्शन्स आपको 1 मंथ के बीच में लगते हैं, गैप रहता है 1 महीने का। दोनों इंजेक्शन्स आप आराम से ले सकते हैं। उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपके हाथ में जो लगता है, जहाँ जिस जगह पे, वहाँ पे पेन होता है, तो आइस पैक्स रखिएगा घर में, उसको लगाइएगा, पेन रहेगा, उसका कुछ कर नहीं सकते आप, कोई मेडिसिन नहीं ले सकते आप। हाँ, आइस पैक लगा के रखिएगा, उससे काफ़ी रिलीफ होता है। इस साइड पे, जिस साइड भी इंजेक्शन ले रहे हैं आप, उस साइड सोइएगा मत उस टाइम तक के लिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बचा के सोइएगा, क्योंकि पेन रहता है तो तकलीफ़ होती है, मुझे भी हुई थी। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, लेफ़्ट साइड सोना। लेफ़्ट में अगर इंजेक्शन लगा है, अगर लेफ़्ट साइड भी सोना है ना, तो उस एरिया पे थोड़ा सा टिल्ट होके सोना है, मतलब हाथ थोड़ा सा ऐसे रख के और थोड़ा सा अपने आप को कर्व करके सोना है। बहुत ज़्यादा नहीं कि पूरा वेट दे के सो जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे सोना काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस है, बहुत अच्छा है। मतलब अगर लेफ़्ट साइड सोते हैं, क्योंकि ये सारी जगहों पे कहा गया है, इवन डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि बेबी के टाइम पे लेफ़्ट साइड सोने पे बेबी को एक एरिया मिलता है, ज़्यादा स्पेस, सोते टाइम उसको एक स्पेस मिलता है जहाँ वो आराम से अपने हाथ पैर चला सकता है, क्योंकि राइट साइड पे बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसलिए आपको लेफ़्ट साइड थोड़ा सा रहना है कि उसको ईज़ हो, वो अच्छे से खेल पाए, रात में अच्छे से पीसफुली वो सो पाए आपको बिना डिस्टर्ब किए। ऑल्सो बेस्ट पार्ट इस ट्राइमेस्टर की होती है कि आप बच्चे की हार्ट बीट खुद महसूस कर रहे हैं, उसके किक्स को महसूस कर पाएंगे फर्स्ट टाइम। आपको वो पता चलेगा कि बच्चा हिट कर रहा है आपको अंदर से। वो जो किक्स होती है ना, जो आप सबसे सुनते हैं कि बच्चे पैर मारते हैं, बच्चे हाथ चलाते हैं, वो आप कहीं ना कहीं खुद महसूस कर पाएंगे, सामने से देख पाएंगे। बच्चे मूव करते हैं, पूरा रोटेट करते हैं, वो आप देख पाएंगे, खुद से महसूस होती हैं सारी चीज़ें। बहुत अच्छा पल होता है। सो जो भी अभी हैं, प्रेग्नेंट हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं, इस चीज़ को फील करें, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता है, और काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय करें। डोंट टेक एज इट कि बहुत ज़्यादा डर रहे हैं या टेंशन में हैं क्या होगा, नहीं करो। एक टाइम चला जाएगा ना, फिर इस चीज़ को याद करोगे। तो इस चीज़ को बहुत आपको अच्छे से रखना है और बहुत एंजॉय करना है इस टाइम को। सो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आई होप मैंने कवर कर दी हो। अगर कुछ रह गया हो, अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसके सारे रिस्पॉन्सेज आपको भेजती रहती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सारे कमेंट्स को देखती हूँ। हार्डली अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे, काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए। मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा था मैं लिटरली इन लोगों से बात कर लूँ सामने से जाके, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी मतलब एक हार्ट टचिंग ऐसा लोगों ने लिखा हुआ है। तो आई एम रियली थैंक यू। अगर वो लोग मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग थे, मुझे नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, बट आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल कि आप लोग सारा ये वीडियो देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। ऑल्सो जो मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो के एंड में बात बताऊंगी, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जैसा अभी मैं कह रही थी, तो मैंने उसमें एक वर्ड का बहुत ज़्यादा जिक्र सुना है। लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो लोग डर रहे हैं प्रेगनेंसी से, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि नॉर्मल होगा, सी सेक्शन होगा, बहुत डरे जा रहे हैं। डरने की कौन सी बात है इसमें? ऐसा क्या है कि जो ये नया हो रहा है या मेरे साथ या आप अभी नया करने जा रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस है, भगवान का कुदरती बनाया हुआ नेचुरल प्रोसेस है जो नॉर्मल डिलीवरी है। दूसरा क्या है, सी सेक्शन। अब नॉर्मल डिलीवरी में जिसके कॉम्प्लिकेशंस है उसको करने के लिए, सही करने के लिए सी सेक्शन लाया गया है कि आपको और आपके बच्चे को तकलीफ ना हो। अभी बच्चा अगर आप प्रेग्नेंट हो तो बाहर तो आना ही है। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं,
एक तो या तो सी सेक्शन से बाहर आएगा या तो नॉर्मल डिलीवरी से। दोनों ही बनाए हुए जो प्रोसेस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, कोई तकलीफ़ या डरने की बात नहीं है यार। आपकी मम्मियों ने किया है, मेरी मम्मी ने किया है, मैंने खुद बच्चा जन्म दिया है, मैं आपको सामने बैठ के बता रही हूँ कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। डरना क्यों है इसका? सालों साल ये प्रोसेस चला आ रहा है, आप खुद एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, बस आपको ये ध्यान रखना है ना, अपने आप को आपको मोटिवेटेड रखना है, आपको अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर रखना है। अरे आप अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो बच्चे को क्या सिखाओगे, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे उसे? सो आपको बस स्ट्रॉन्ग रहना है, इस प्रोसेस को बहुत ही आराम से ईज़िली हैंडल करना है। घबराने वाली कोई बात नहीं है और डरने की भी कोई बात नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, भगवान का नाम लेते रहिए, सब कुछ बहुत इजी, आपका बच्चा और आप बहुत सेफ रहेंगे। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सी सेक्शन हो, आपको बस ये समझना है कि जो होगा मेरे साथ अच्छा होगा और मेरा बच्चा अच्छे से रहना चाहिए। ये ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर आप कर पाएंगे। यही चीज़ मैंने की थी और मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया था। अभी भी अगर आपको मोटिवेट होना है तो जाके मेरी डिलीवरी वीडियो देख लीजिए, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी यहाँ पे। सो उससे चाहिए थोड़ा मोटिवेट होइए और ये डर वाली बात को बिल्कुल हटा दीजिए। तो जिसने भी ये डर का कमेंट किया है ना, प्लीज़ मुझे रिकमेंट करके बताना कि अब आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, एटलीस्ट आपको कुछ तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। डरने की कोई बात नहीं है, प्लीज़ टेक इट इन ए पॉजिटिव वे। जितना स्ट्रॉन्ग रहोगे उतने अच्छे से चीज़ें कर पाओगे। कोई अगर सवाल है और भी तो आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपके आंसर्स दे दूँगी। आपके जो भी आपके रिस्पॉन्स है, जो भी आपको बात करनी है मेरे से, वहाँ पे भी मैं आपको टेक्स्ट कर दूँगी। सो जो भी सवाल है वहाँ पूछ लीजिए। आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और अगर कोई और भी सवाल है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आप वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगी कमेंट करके ही। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।